पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, इसीलिए बार बार जो है वीडियो को कट करना पड़ रहा है और इसके बाद मैंने वीडियो को जोड़ा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, इसके पहले वाला वीडियो जो अटैच करेंगे उसमें आप लोग को दिख जाएगा कि एकांश जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एकांश, जो उत्तरदाता जो देते हैं उनमें से कौन सा एकांश का प्रयोग द्विविकल्पी, बहुविकल्पी या मिलान एकांश का हम लोग प्रयोग करके उत्तरदाता का ज्ञान शब्दावली, विश्लेषण, कारण परिणाम और क्षमता का क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो इसमें से बहुविकल्पी एकांश का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जब यूसी नेट का जब एग्जाम देने जाते हैं तो उससे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं। और मेरे ये सब इनको क्या किया जाता है, इन सब चीज का मापा, यानी आपका जो आप एग्जाम देते हैं ना उसका मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ेंगे, कहता है क्या कि इनमें से किसका माप से बहुविकल्पी एकांश का प्रयोग नहीं होता है। मतलब इनमें से किसका माप, अब हम लोग यहाँ नाप लिखेंगे, मतलब संगठनात्मक क्षमता, ठीक है, कौन क्षमता, नंबर ए संगठनात्मक क्षमता यानी ऑर्गेनाइजेशन जो एबिलिटी होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बी नंबर शैक्षिक यानी एडुकेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सी नंबर निर्देशात्मक क्षमता। कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि ये जो है मैंने 3 वो ऑप्शन लिखा है, संगठनात्मक क्षमता, शैक्षिक, निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शन एबिलिटी जो होता है वो मैंने लिख दिया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इनमें से किसका माप से, यानी इन सभी में से किसका माप से बहुविकल्पी एकांश का प्रयोग नहीं होता है। मतलब इनमें से किसका माप है जिसे बहुविकल्पी का एकांश का प्रयोग नहीं होता है। तो संगठनात्मक वाला से बहुविकल्पी का एकांश का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शैक्षिक वाला में होता है, निर्देशात्मक क्षमता में बहुविकल्पी का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। एक और चीज हम गौर किए, मेरा जो वीडियो है 27 मिनट का बनता है, इसके बाद कट हो जाता है। इसके बारे में बाद में पता लगाएंगे, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब भी 27 मिनट होगा वीडियो कट हो जाएगा और वहां से आपको ऐड किया हुआ वीडियो मिलेगा, लगा कि ऐड करती है, तो हम सही बात है ऐड किए हैं और आज देख के भी पढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बहुविकल्पी एकांश की परिसीमाएं कौन नहीं है। जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनकी परिसीमाएं, कौन सीमाएं, लिमिटेशन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन होती है उनकी परिसीमाएं इसमें से कौन नहीं है, हम लोग नहीं है वाला को चुनेंगे, लेकिन नहीं है वाला को चुनने से ना आपको फायदा है नहीं ज्यादातर, लेकिन ठीक है कौन नहीं है कुछ चुनने वाला का ज्यादा फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो करा वो हमको करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला क्या आता है, नंबर ए अभिव्यक्त किया जाता है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसका लिमिटेशन है कि इसमें अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी समय कम लगता है, कम लगता है समाधान में, किसमें, समाधान में। ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसको तैयार करना कठिन है, इसको तैयार करना क्या है, कठिन है, इसको तैयार करना कठिन है। तो आप लोग इसमें से क्या मारिएगा, तो इसमें से मारिएगा अभिव्यक्त किया जाता है, क्योंकि उसमें ना आप कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूज कीजिए मारिए, चूज कीजिए और मारिए, उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, कटिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समय कम लगता है, सही बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें धाक मार दिए, खत्म कहानी। संपूर्ण ज्ञान होना, अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप क्वेश्चन को
बना रहे हैं ना, तो जैसे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसमें हमको क्या करना पड़ा, डीपली पढ़ना पड़ा, बहुत अच्छे से निकालना पड़ा, उसको निचोड़ना पड़ा, निचोड़ के आप उगार के दे दिए। ठीक है, आप इसको मिजाज से पी लीजिए, एकदम घोर के चाट दिए एकदम सारे को, एकदम छोड़िए मत। अब क्या है, इसको तैयार करना कठिन है, जो मेरे लिए था बहुत कठिन काम था, मेरे लिए तैयार करना बहुत कठिन काम। तो खाली आप लोग को बता रहे हैं ऐसा बात नहीं है, ठीक है, इसको तैयार करना बहुत कठिन काम था, बहुत। ये 23 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। अब लगते हैं थोड़ा हम पस्त हो गए हैं, रियलिटी बता रहे हैं आप लोग को, मतलब लग रहा है कि हो गया, अब नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर थकना नहीं है, करना है। कहता है किसी एकांश का प्रयोग किसी एकांश का अगर प्रयोग करना है आपको, कोई एकांश है उसका प्रयोग करना है, तो जिसमें तारीख जो होती है, जो डेट होते हैं, जो घटना होती है, ठीक है, जो नाम होते हैं, जो चित्र होते हैं, चित्र, तो इन सभी को संबंधित करने के लिए आपको किस एकांश की जरूरत पड़ती है? द्विविकल्पी, यानी जो होता है 2 विकल्प वाला, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव जो होता है 2 अल्टरनेटिव, ठीक है, बहुविकल्पी यानी मल्टीपल, आप लोग को पता है बहुविकल्पी एकांश, इसका मिलान एकांश। तो इसमें से यानी मैचिंग वाला आइटम, तो आप लोग जान रहे हैं तारीख, घटना, नाम, चित्र आदि सबको मिलाने के लिए जो है बच्चा लोग का क्लास में देखिएगा ज्यादा सब देता है, हम लोग का भी इस यूनिट में देता है। तो इस सबको करने के लिए ना मिलान वाला जो है एकांश का उपयोग किया जाता है, प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए एक ना, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, जो पीएचडी धारक है, बहुत बड़ा पीएचडी धारक है, आप पीएचडी दीजिएगा, वो ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए, कान फाड़ के सुनिए, आप लोग क्या सुनिए। ये ना एकांश लेखन का जो सामान्य निर्देश होते हैं, जो जनरल गाइडलाइंस होता है, किसके लिए, ये आइटम राइटिंग के लिए, उनके लिए बेहतरीन चीज है, आइटम राइटिंग के लिए बेहतरीन चीज है। क्या क्या है? एकांशों को स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। देखिए ये लोग आपको समझना होगा। नंबर 1, एकांश को जो है स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों, सिर्फ हम यहाँ एकांश का बारे में बात करेंगे, यानी सिर्फ प्रश्न के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एकांश को स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। नंबर 2, अक्रियात्मक शब्द जो होते हैं, ठीक है, यानी नॉन फंक्शनल जो शब्द होते हैं, उसको शब्द को यानी नॉन फंक्शनल, अक्रियात्मक जो शब्द होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए, नॉन फंक्शनल शब्द को नहीं रखना चाहिए। पीएचडी एंट्रेंस जो देंगे बेहतरीन है उनके लिए, जो रिसर्चर भी है उनके लिए बेहतरीन है। जो एकांश जो होगा उनके बारे में, आइटम राइटिंग जो होता है ना, उसके बारे में देखना बहुत, मतलब जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या क्या निर्देश दिए गए हैं एकांश लिखने में? निर्देश क्या दिए गए हैं? निर्देश, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। गाइडलाइंस, ठीक है ना, एक मच्छर काट लिया हमको, गाइडलाइंस लिखना ही पड़ेगा। अब तो हो गया ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गाइडलाइंस के बारे में, निर्देश के बारे में। अक्रियात्मक नहीं होना चाहिए। इसका एकांश में स्पष्ट रहने से इसकी वैधता काफी प्रभावित जो होती है। एकांश में अगर अस्पष्टता है, अस्पष्टता या अस्पष्ट के बारे में बात कर रही है तो इसको एक्सेप्ट किया है, तो अस्पष्टता को नहीं लिखेंगे, अस्पष्टता नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कठिनता स्तर है ना, वो बीचों बीच होना चाहिए, बीचों बीच। क्या चीज? स्तर। क्या चीज का? प्रश्न का, यानी एकांश का जो स्तर होता है वो बीचों बीच होना चाहिए। इस निर्देश का आपको पालन करना ही है, ठीक है। नंबर 4,
कहता है इसमें ना असंगत परिशुद्धता यानी यथासंभव सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए असंगत चीजों को। असंगत का मतलब वो ऐसी चीज जैसे यहाँ पे ना हम क्या किए, हम बोले क्या बताओ कि इसमें से कौन सा मिठाई कलकत्ता में नहीं चलता है, सॉरी इसमें से कौन सा मिठाई रसगुल्ला में वहाँ कलकत्ता में चलता है। तो रसगुल्ला, समोसा, कचौड़ी। देखिए यहाँ पे हम क्या गलती कर दिए, यहाँ पे रसगुल्ला तो दिए क्योंकि मीठा है, समोसा मीठा है क्या, नहीं है, कचौड़ी मीठा है क्या, नहीं है। तो ये मिठाई का नाम लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे क्या चीज का नाम लिखना चाहिए, मिठाई का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिठाई है तो बाकी अरे समोसा मिठाई ये नहीं है, कचौड़ी मिठाई है ये नहीं है, और कुछ मिठाई है ये नहीं है, रसगुल्ले मार दो सही हो जाएगा। तो ये असंगतता नहीं होना चाहिए, संगत क्वेश्चन दो ना, सब मिठाई का नाम दे दो, लड्डू दे दो, पेड़ा दे दो, ठीक है, तब वो उसमें से खोजेगा कि हाँ कलकत्ता में यही चलता है रसगुल्ला, ठीक है। चलिए नंबर 5 कहता है विकल्पी एकांश जो होता है यानी टू अल्टरनेटिव जो आइटम होते हैं उसे विशिष्ट सूचक जैसे कभी नहीं, जैसे अब देखिए द्विविकल्पी तो आप देते हैं, द्विविकल्पी तो दे दिए, अब दो विकल्प भी दिए हैं उसमें से दीजिएगा एगो हाँ एगो नहीं, या एगो दीजिएगा सही एगो दीजिएगा गलत। तो ये भी ना बेहुदा वाला है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो ये सब सम्मिलित नहीं करना चाहिए एक एकांश में, ठीक है, ये सब गाइडलाइन है इसका, ठीक है। द्विविकल्पी में जो है हाँ नहीं जो होता है, ठीक है ना, ये सब सूचक जो होता है ना, ये सब सूचक को एक्सेप्ट इसमें नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 27 और 28। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 का बात करेंगे, ठीक है। कहता है किस शब्दों का प्रयोग से एकांशों में होने पर उत्तरदाता को फायदा होता है, यानी इसमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग करने पर ना फायदा हो जाता है, किसको, उत्तरदाता को क्या हो जाता है, फायदा, प्रॉफिट, बेनिफिट, ठीक है, तो हो जाता है। हम लोग चूज लिखते हैं रूढ़िबद्ध शब्द, कौन शब्द, रूढ़िबद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर बी परिशुद्धता शब्द, परिशुद्धता शब्द। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक शब्द, और ऑप्शन नंबर डी अवैक्तिक शब्द, ठीक है। तो रूढ़िबद्ध जो होता है, कौन शब्द, रूढ़िबद्ध शब्द जो होता है उसको लिखने से जो एकांश जो होते हैं उस एकांश में अगर रूढ़िबद्ध शब्द हम लिखते हैं तो उत्तरदाता को इससे फायदा हो जाता है, क्योंकि बहुत पहले से चला रहा रूढ़िबद्धता को उत्तरदाता बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के बाद ना कुछ हम हो सकता है कि वीडियो बंद कर दें या हो सकता है वीडियो थोड़ा सा चला दें। वीडियो अगर चलाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसको हम मतलब लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे, बोल के ही इसको खत्म कर देंगे। तो 28 कहता है एक चीज आप लोग इसको तो जानना ही होगा आप लोग को, अंतर्बद्ध एकांश क्या होता है, इसके बारे में आप लोग हो सकता है ना सुने होंगे, यानी इंटरलॉकिंग आइटम्स।
इंटरलॉकिंग आइटम्स क्या होता है, यानी अंतर्बद्ध एकांश। अंतर्बद्ध एकांश को वैसे एकांश को कहा जाता है जिसमें पिछला मैंने चर्चा किया था, हाँ ना, सही गलत, ऊंचा नीचा, दो विकल्पी वाला, तो उसको कहते हैं अंतर्बद्ध एकांश। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें उत्तर मतलब सही गलत में लिखा हो, हाँ ना में लिखा हो, इन सभी प्रश्नों को क्या कहा जाता है, अंतर्बद्ध एकांश। आप लोग कॉन्सेप्ट इसको समझ गए होंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ऑप्शन हम देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया कि इसमें से कौन असत्य है, क्या है, असत्य है यानी गलत है। तो सत्य और असत्य भी अगर रहेगा ऑप्शन में तो वो भी अंतर्बद्ध एकांश ही कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग इसके बारे में जानना है कि इसमें से कौन नहीं चूज करना है आप लोग को। कहता है इस परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब अंतर्बद्ध एकांश को परीक्षण में जो है, किसमें, परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा उठी है लिखने का तरीका है, नहीं शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, कहता इसका उत्तर अन्य एकांशों में स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर इसका उत्तर है, इसका उत्तर जो है किसका, इसका हाँ या ना में जो उत्तर है, अगर दूसरा अगर प्रश्न हम पूछते हैं तो वही आएगा, संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब स्थापित किसी अन्य एकांश का उत्तर यही नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्थापित नहीं किया जा सकता है इसको। नंबर सी नंबर में है, इसके द्वारा उत्तरदाता को उत्तर देने का समान अवसर नहीं मिल पाता। क्या अवसर इसको नहीं मिल पाता, किसको, उत्तरदाता को अवसर नहीं मिल पाता। ऑप्शन नंबर डी, यह एक महत्वपूर्ण विधि है। तो आप बताइए इसमें से कौन नहीं होगा। कहता है इसको परीक्षण में जो है क्या करना है, इसको कहता है क्या, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहता अंतर्बद्ध एकांश जो होता है इसके बारे में क्या असत्य है इनमें से, ठीक है। तो परीक्षण में इसको तो शामिल किया जा सकता है। इसके बाद इसको स्थापित मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन को अराइज कर, इसका उत्तर अगर हुआ हाँ, आपको दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे हम और उसमें भी हाँ निकलेगा, कोई नहीं है, उसी का नहीं है, मतलब एक उत्तर का दो क्वेश्चन, दो एकांश नहीं हो सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। अवसर में क्या होता है, स्थापित, हाँ, अवसर में क्या होता है, किसमें, अवसर। कहता है क्या कि समान अवसर नहीं मिल पाता, जो उत्तरदाता होते हैं ना उनको उत्तर देते में अवसर नहीं मिल पाता, किसी को ज्यादा अवसर मिलता है, किसी को कम। तो ये भी क्या है, ये गलत बात बोल रहा है, ये सत्य है, यानी ये ठीक है अपना जगह में, अवसर नहीं मिल पाता है, तो ये सत्य है। अब यहाँ आते हैं महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण है नहीं, ये गलत है, ये कोई महत्वपूर्ण विधि नहीं है, ये महत्वपूर्ण विधि नहीं है, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग को देखते हैं क्या करना है। टाइमिंग हो रहा है 18 मिनट और हमारे पास 9 मिनट का समय है। 9 मिनट में जो है हम लोग को चलना है 10 क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेंगे, काम कर देंगे धकाधक। चलिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसमें ना हम एगो लिखेंगे, आइटम पर लिख दिए, ठीक है, और यहाँ एक जगह लिख दिए ऐसे, और एक जगह क्या लिख दिए, ऑब्जेक्टिव। अभी फुल स्पीड में है, आप भी दिमाग खोल लीजिए फटाफट। तो समझिएगा, सबसे पहले निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी ये परीक्षण और ये परीक्षण, ठीक है, दोनों में ही आत्मनिष्ठ का तत्व सम्मिलित होता है, हाँ या नहीं। आत्मनिष्ठ का तत्व दोनों में रहता है, हाँ या नहीं, तो बिल्कुल रहता है, आत्मनिष्ठ का तत्व दोनों में रहता है। चलिए दोनों सही हो गया है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों तरह के परीक्षणों में, यानी ऐसे यानी निबंधात्मक, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, इन दोनों तरह के ये वाला काहे दिए हैं पता है, निचोड़ है,
निचोड़ का मतलब क्या हो गया? निचोड़ का मतलब ये हो गया कि बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछेगा, पूछो देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरह के परीक्षणों में जो प्राप्तांक होते हैं उसको वस्तुनिष्ठता पर, दोनों परीक्षणों के जो प्राप्तांक होते हैं दोनों का वस्तुनिष्ठता पर बल डाला जाता है, हाँ या नहीं? तो इसमें दोनों पे बल डाला जाता है। ठीक है, इसमें दोनों पे बल डाला जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन सल्टा दिए स्पीड में वो भी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी तरह का शैक्षिक ज्ञान को, किसी भी तरह का शैक्षिक ज्ञान को ऐसे आइटम और ऑब्जेक्टिव आइटम द्वारा मापा जा सकता है, हाँ या ना? ठीक है, किसी भी तरह का जो है या तो सब्जेक्ट मतलब ऐसे आइटम या ऑब्जेक्टिव आइटम रहेगा तो मापा जा सकता है इसको। ठीक है, किसी भी तरह से का शैक्षिक ज्ञान को जो है ना, दोनों के कैसा ज्ञान, शैक्षिक यानी एडुकेशनल नॉलेज को जो है ना माप सकते हैं, इससे भी उससे भी। नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए कहता है क्या कि ऐसे आइटम में जो है ना चिंतन एवं लेखन, इसमें क्या होता है, ऐसे जो आइटम होता है इसमें ना चिंतन और लेखन, मतलब चिंतन कीजिए और लिखिए, यही वाला कमा होता है। किसमें? ये ऐसे में, निबंधात्मक में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ना चिंतन तो कीजिए, चिंतन कीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ चिंतन तो कीजिए और साथ में क्या क्या कीजिए, पठन, यानी उसको पठन कीजिए, यानी रीडिंग कीजिए। क्या कीजिए? रीडिंग, यानी चिंता करने के साथ साथ इसमें लिखना पड़ता है, सॉरी पढ़ना पड़ता है। इसमें चिंता करने के साथ साथ लिखना पड़ता है, उसको पढ़ेंगे तब तो मारेंगे, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद ऐसे जो होता है ना, ऐसे मतलब इसमें ऐसे आइटम में इसमें क्या होता है, गहन सोचना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, गहन रूप से सोचा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पढ़ के सोचा जाता है। किसमें? इसमें पढ़ के पढ़ा जाता है और फिर सोचा जाता है, यानी रीड किया जाता है। रीड किए फिर थिंक किए। ठीक है, 6 कहता है कि इसमें प्रश्न का उत्तर ना बड़ा होता है। किसमें? ऐसे में, यानी निबंधात्मक आइटम्स में, यानी एकांश में, यानी प्रश्न में। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन जो होता है ना वो बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, ये छोटा होता है। इसका जो क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न होता है वे छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर, इसमें क्या होता है, क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र, इसमें क्षेत्र छोटा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। यहाँ क्षेत्र छोटा और बड़ा का मतलब यहाँ बोलेगा क्या कि आपको 12 लाइन में ही प्रश्न का उत्तर देना है, और यहाँ पे वैसा सवाल नहीं है। उस 12 लाइन का जो निचोड़ होगा वो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, वही आपको लिखना है। इसमें तो लिमिटेशन होता है, उसमें नो लिमिटेशन, उसका पूरा एरिया कवर कर लेता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूरा एरिया को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक। अब कहता है ये आप लोगों को ना ध्यान रखना होगा, इस बात को गलत नहीं, इस बात को सही साथ मानना होगा जो भी हम बताएं आपको। इसका कहता है क्या कि ऐसे आइटम जो होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आंसर, ये जो वैज्ञानिक नहीं होता है, ये वैज्ञानिक नहीं होता है। किससे? इसके मुकाबले, यानी ये बड़ा होता है वैज्ञानिकता में। कौन? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद किसी भी परीक्षण के द्वारा संगठनात्मक क्षमता, मनोवृत्ति, अभिरुचि आदि का आसानी से पता लगाना है। अगर आपको किसका पता लगाना है, किसी भी परीक्षण के द्वारा, यानी कहता है कि किस परीक्षण के, इनमें से या तो ऐसे आइटम परीक्षण या तो ऑब्जेक्टिव आइटम परीक्षण, इनमें से कौन सा परीक्षण के द्वारा आपको किसी व्यक्ति का मनोवृत्ति,
एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, मनोवृत्ति, अभिरुचि, यानी उसकी रुचि किस चीज में है, अभिरुचि का पता लगाया जाता है। किस विधि से उसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति और अभिरुचि का, तो ये हो गया निबंधात्मक। ऐसे में अगर देते हैं तो व्यक्ति का क्या चीज में रुचि वो अपने हिसाब से लिखता है, तो उसके रुचि के बारे में हमको पता चल जाता है, ठीक है। और ये हो गया 10, और अंतिम में और है 11। कहता परीक्षणकर्ता के लिए किस तरह के एकांशों के बनाने में कम मेहनत करना पड़ता है, यानी इन दोनों में से मेहनत कम करना पड़ता है किसमें, तो मेहनत कम करना पड़ेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बनाने में मेहनत कम करना पड़ता है, बनाने में, या लिखना पड़ेगा हमको बनाने में। क्या बनाने में, क्वेश्चन, तब होगा ये क्वेश्चन बनाने में कम मेहनत करना पड़ता है, किसमें, नंबर 10 में। 11 में क्या होता है, इनमें से प्रत्याहन किसका करना पड़ता है, प्रत्याहन मतलब रिकॉल करके किसको लिखना पड़ता है, तो रिकॉल करके लिखना पड़ता है इसी को। अगर बोलेंगे उत्तरदाता को किसको कौन सा क्वेश्चन देने में मजा आता है, तो ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो तुरंत घटाक से मिलेगा, सबसे पहले आप ही को मिलेगा। थैंक यू।